निफ्टी 500 मोमेंटम 50 और निफ्टी अल्फा 50 दोनों इंडेक्स सिंस इंसेप्शन 20% से ज़्यादा का रिटर्न बना करके दे रहे हैं। और ये दोनों एक ऐसे इंडेक्स हैं जो कि जितने भी इंडेक्सेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या हम दोनों इंडेक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है दोनों के बीच में। दोनों के स्ट्रेटेजी को समझेंगे और ओवरलैपिंग के हिसाब से क्या आपका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो पर, आपके ओवरऑल रिटर्न पर, इसके बाद बारे में भी डिटेल में डिस्कस होगी। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करें निफ्टी अल्फा 50 की, तो इनका अगर मैं सिंस इंसेप्शन रिटर्न दिखाऊं तो ये 22.5% के आसपास का है। अगर मैं इस साल 2024 में अब तक का रिटर्न दिखाऊं तो 33% से ज़्यादा का है। पिछले एक साल में रिटर्न की बात करें तो 60% के आसपास का है। और अगर 5 साल में रिटर्न की बात करें तो 35% के आसपास का है। अब अगर सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 जो है वो बीट कर देता है निफ्टी अल्फा 50 को। इनका सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखिए लगभग 24% के आसपास का है, यानी मोटा मोटी 2% का अंतर है निफ्टी अल्फा 50 में और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में। निफ्टी 500 मोमेंटम 50 सिंस इंसेप्शन आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है। लेकिन जब शॉर्ट पीरियड की बात की जाती है, जैसे इस साल 2024 में अब तक के रिटर्न की बात करें तो इसने 31% का रिटर्न दिया है और वो इससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा था। एक साल के डेटा की बात करें तो ये 59.79 और वो 60 पॉइंट समथिंग दे रहा था। और 5 साल की बात करें तो 31.76 और वो लगभग 35% के आसपास का रिटर्न बना करके दे रहा था। तो सिंस इंसेप्शन की बात करें, जब से प्रोडक्ट लॉन्च है, जब से बेस डेट है, तब से निफ्टी 500 मोमेंटम 50 बीट कर देता है अल्फा 50 को। लेकिन शॉर्ट पीरियड की बात करें 5 साल, 1 साल, 3 साल के टाइम फ्रेम में, तो वहां पर निफ्टी अल्फा 50 जो है वो आउट परफॉर्म करता है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 को। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? कभी भी किसी इंडेक्स को या फिर किसी म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो केवल रिटर्न देख करके नहीं करते हैं। हमारा कितना टाइम होराइजन है, उसके हिसाब से हम कितना रिस्क ले सकते हैं, इसके अलावा हमारे पोर्टफोलियो में क्या उस फंड की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, इन सब चीज़ों को पहले एनालाइज करना पड़ता है। जैसे पहले अगर हम लोग निफ्टी अल्फा 50 की बात करें तो ये अपने बेस डेट 2003 से लगभग 22.5% का रिटर्न बना करके दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका जो रीबैलेंसिंग होता है वो हर क्वार्टर में होता है, यानी साल में हर 3-3 महीने पर ये रीबैलेंसिंग किया जाएगा और साल में 4 बार ये रीबैलेंसिंग किया जाएगा। रीबैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? अब जैसे ये जो निफ्टी अल्फा 50 है वो टारगेट करता है निफ्टी 300 को। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देश की सबसे बड़ी 300 कंपनी होंगी, उनमें से ऐसे स्टॉक्स को ये पिक करेगा जिन्होंने हाई अल्फा जनरेट करके दिया है। अब अल्फा क्या होता है? तो कोई भी स्टॉक जो है उसके परफॉर्मेंस को जांचने के लिए हम लोग उसके बेंचमार्क से कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एक लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है जिसका बेंचमार्क मान लीजिए 12% का रिटर्न दे रहा है। वहीं पर एक स्टॉक है जो कि बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, 15% का रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पर अल्फा कितना हो जाएगा? यहाँ पर अल्फा हो जाएगा 3% का। वहीं पर कोई दूसरा स्टॉक है, ये मान लीजिए एबीसी स्टॉक की हम लोग बात की, मान लीजिए कोई एफजीएच स्टॉक है और इसने उसी फाइनेंशियल ईयर में अगर मान लीजिए कि 10% का रिटर्न दिया और बेंचमार्क अगर 15% का रिटर्न दे रहा है, तो इसका अल्फा कितना हो जाएगा? इसका अल्फा हो जाएगा, इस स्टॉक के रिटर्न में से हम लोग बेंचमार्क के रिटर्न को घटाते हैं तो 10 में से 15 घटाएंगे तो -5 आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे स्टॉक 300 में से ऐसे स्टॉक को चुना जाएगा, 50 स्टॉक को, जो कि हाईएस्ट अल्फा जनरेट कर रहे होंगे। यानी इसके लिए क्या किया जाएगा कि सबसे पहले 300 स्टॉक जो टोटल हैं उनका अल्फा कैलकुलेट किया जाएगा, कौन पॉजिटिव में है कौन नेगेटिव में है, और उनको हाईएस्ट अल्फा मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किया जाएगा। तो 1 2 3 इस तरीके से सीरियल नंबर से यहाँ पर हमारे पास टोटल 300 स्टॉक के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फा आ जाएंगे, ठीक है। अब जब हमारे पास अल्फा आ गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो टॉप के जो 50 स्टॉक हैं उनको पिक करके आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, देखिए कि जो 50 स्टॉक हम लोग चुन रहे हैं उसमें लिक्विडिटी और मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी वहाँ पर अप्लाई किया जाता है कि वेटेज कितना होगा, और साथ ही साथ जिसका हाईएस्ट अल्फा होगा उसका वेटेज भी उतना ही ज़्यादा होगा। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन और वेटेज के हिसाब से ये चीज़ें तय हो रही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमने उस स्टॉक के फंडामेंटल की बात नहीं की, हमने उस स्टॉक के डाउनसाइड प्रोटेक्शन की बात नहीं की, हमने केवल ये देखा कि कौन अल्फा ज़्यादा जनरेट कर रहा है, और वो भी हम लोग बैलेंस कब कर रहे हैं? सिर्फ
3 महीने में, यानी कि 3 महीने तक हम वेट करेंगे। अगर कोई स्टॉक अल्फा अच्छा जनरेट कर रहा है तो अब तो ठीक है, नहीं तो उसको लिस्ट से बाहर करके किसी दूसरे हाई अल्फा जनरेट करने वाले स्टॉक को हम लोग अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं इस इंडेक्स के माध्यम से। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो पोर्टफोलियो का टर्न ओवर रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत वोलेटाइल फंड होगा। हर 3 महीने में आपके स्टॉक्स परिवर्तित हो जाते रहेंगे। ऐसे स्टॉक जो कि अल्फा जनरेट करना बंद कर दिए हैं या फिर जो रिटर्न देना बंद कर दिए हैं, उनको आपके पोर्टफोलियो से निकाल करके दूसरे स्टॉक को उसमें शामिल किया जाएगा। तो जब इतनी जल्दी जल्दी आप अपने स्टॉक को परिवर्तित करते हैं तो फंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। अभी मैं टेक्निकल डेटा भी दिखाऊंगा जिससे आपको और ज़्यादा तस्वीर साफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब इसके शॉर्ट टर्म में आपको पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। अगर आप देखिए निफ्टी अल्फा जो है, जो कि हर 3 महीने में इसको रीबैलेंस किया जा रहा है, यानी नए स्टॉक शामिल किए जाएंगे और जो स्टॉक नहीं चल रहा है उसको बाहर निकाला जाएगा। तो शॉर्ट पीरियड में इनका परफॉर्मेंस देखिए, वो मोमेंटम 50 से इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन जब लॉन्ग पीरियड की बात आती है तो इतना जल्दी जल्दी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को परिवर्तित करने से आपको निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, और इसीलिए इनका जो रिटर्न है वो लगभग 2% कम है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 से। लेकिन इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि ये निफ्टी 500 मोमेंटम 50 से बुरा फंड है या फिर कम परफॉर्मेंस देने वाला फंड है। दोनों फंड की स्ट्रेटजी की अगर हम लोग बात करें तो दोनों फंड की स्ट्रेटजी लगभग कॉमन है, क्योंकि यहां पर नाम आपको भले अलग दिखेगा, निफ्टी अल्फा मतलब जो हाई अल्फा जनरेट करके दे रहे हैं, और निफ्टी मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब कि जो रिटर्न वाइज पिछले 6 महीने और 12 महीने में अच्छा रिटर्न दे रहे होंगे। तो जो अल्फा, जो रिटर्न ज्यादा बना करके देगा वो मोमेंटम में होगा, और जो रिटर्न ज्यादा बनाएगा वो जाहिर सी बात है उसका अल्फा ज्यादा होगा, तभी तो ज्यादा रिटर्न बना रहा है अपने बेंचमार्क की तुलना में। तो अल्फा बोले या फिर मोमेंटम बोले, दोनों यहां पर एक ही स्ट्रेटजी है एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन यहां पर मेन डिफरेंस जो आता है वो रीबैलेंसिंग किया जाता है, क्योंकि आपने अपने पोर्टफोलियो में हर 3 महीने में स्टॉक को परिवर्तित करना है, जिससे इनकी वोलेटिलिटी जो होती है वो काफ़ी हाई हो जाती है। शॉर्ट टर्म में इनका परफॉर्मेंस तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 को बीट कर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे आउट परफॉर्म नहीं कर पाता है, बल्कि 2% उससे कम रिटर्न रह जाता है। साथ ही साथ अगर मैं वोलेटिलिटी की बात करूं तो यहां पर देखिए सिंस इंसेप्शन इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बहुत हाई है। हाई होने का रीजन क्या है कि ये बहुत जल्दी अपने पोर्टफोलियो में परिवर्तन करते हैं, हर 3 महीने में पोर्टफोलियो बदल जाएगा। 5 साल में इनके अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 22.5%, और 1 साल में देखें तो लगभग 23% के आसपास का है। वहीं पर अगर हम लोग बीटा की बात करें निफ्टी 50 से इसको कंपेयर करके तो 1 साल में 1.30 का है, बहुत हाई बीटा है, यानी बहुत वोलेटाइल फंड होगा। मार्केट जब ऊपर उठेगी तो बहुत तेजी से ऊपर उठेगा, और जब मार्केट गिरेगी तो बहुत तेजी से धड़ाम होकर के नीचे भी गिरेगा ये फंड। 5 साल में अगर हम लोग बीटा की बात करें तो 0.93 है, और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो लगभग 1 के करीब है, जो कि इनके अगर मोमेंटम 50 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि इन दोनों में वोलेटाइल फंड कौन है। और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन सिंस इंसेप्शन याद रखिएगा 25% का है। हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स पर, और अगर मैं इनका डिफरेंस दिखाऊं तो बेस डेट उसका अल्फा वाले का 2003 था और इसका 2005 है, मतलब कि 2 साल बाद ये इंडेक्स एक तरीके से इनका बेस डेट है। और इनका जो रीबैलेंसिंग किया जाता है वो हर 6 महीने में किया जाता है, यानी साल में केवल 2 बार रीबैलेंसिंग होगा। यानी इनका जो टर्न ओवर रेशियो होगा वो निफ्टी अल्फा से कम होगा, यानी फ्रिक्वेंटली ये अपने स्टॉक को परिवर्तन नहीं करेंगे, हर 6 महीने पर करेंगे। जबकि अल्फा वाले में क्या हो रहा था कि हर 3 महीने में फ्रिक्वेंटली जो स्टॉक नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं उनको बाहर निकाल करके दूसरे स्टॉक को उसमें शामिल किया जा रहा था, तो वहां पर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी हाई टर्न ओवर रेशियो की वजह से। लेकिन यहां पर चूंकि वोलेटिलिटी कम होगी क्योंकि टर्न ओवर रेशियो इनका कम होगा, तो यहां पर देखिए सिंस इंसेप्शन जहां उनका 25 का स्टैंडर्ड डेविएशन था, यहाँ पर 22.5 का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सिंस इंसेप्शन बीटा की भी बात करेंगे तो यहाँ पर उनका बीटा कम देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि 1 साल के टाइम फ्रेम में और 5 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बीटा लगभग इक्वल है, लगभग बराबर है उसके। लेकिन सिंस इंसेप्शन में देखेंगे तो बहुत उनका 0.97 था और इनका 0.88 का है, तो बहुत बड़ा गैप तो नहीं है। लेकिन टेक्निकल डेटा हमें ये बताता है कि ये फंड जो है वो निफ्टी अल्फा 50 से कम वोलेटाइल होगा, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी इनका कम है। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग 1 साल उसके बाद से 3 साल 5 साल के रिटर्न की बात करें तो नो डाउट ये थोड़ा सा पिछड़ जरूर जाता है, लेकिन सिंस इंसेप्शन की बात करेंगे तो 2% का यहाँ पर रिटर्न में आपको गैप देखने को मिलेगा। तो अगर आप दोनों फंड को शामिल करना चाहते हैं तो ये बहुत समझदारी का डिसीजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों सेम ही स्ट्रेटजी पर काम कर रही है, भले ही आपको अलग अलग नाम दिखे लेकिन स्ट्रेटजी सेम है। क्योंकि जो मोमेंटम में होगा, मोमेंटम में कब होगा? जब प्राइस वाइज रिटर्न ज़्यादा बना करके देगा। अगर मैं आपको इनकी स्ट्रेटजी समझाने की कोशिश करूं, देखिए ऐसे स्टॉक को इसमें पिक किया जाएगा जो कि 6 महीने और 12 महीने में प्राइस वाइज रिटर्न ज़्यादा बना करके दिए हों। ठीक है, टोटल 500
सबसे बड़ी कंपनी निफ्टी 500 जिसमें से 100 लार्ज कैप की, 150 मिड कैप की और 250 स्मॉल कैप की कंपनी होती है, उन सबको मिलाकर के 500 स्टॉक हो गए। और इन 500 में से पिछले 6 महीने और 12 महीने के प्राइस वाइज रिटर्न के हिसाब से हम लोग मोमेंटम स्कोर देंगे, और मोमेंटम स्कोर देने के बाद से डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनके मोमेंटम को अरेंज करने के बाद से टॉप के जो 50 हाईएस्ट मोमेंटम स्कोर वाले स्टॉक होंगे उनको पिक करके उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। तो आप समझिए कि जो 6 महीने और 12 महीने में अच्छा रिटर्न बना करके दे रहा है, यानी वो अपने बेंचमार्क को लगातार बीट कर रहा होगा, तभी तो अच्छा रिटर्न बना करके दे रहा है। और जब बेंचमार्क को बीट कर रहा है तो हाई अल्फा भी जनरेट कर रहा होगा। तो हाई अल्फा की बात करें या फिर मोमेंटम की बात करें, मोटा मोटी देखेंगे तो लगभग एक ही चीज़ है ये। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक ही स्ट्रेटजी के 2 स्टॉक मतलब कि इंडेक्स को शामिल कर लेते हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट तो आपको मिलेगा नहीं। इनमें से कोई एक ही अगर आप चुनेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। दोनों चुनने से कोई खास फायदा नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों की स्ट्रेटजी लगभग सेम है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो अगर ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो निफ्टी अल्फा 50 जो है वो 300 स्टॉक को टारगेट करता था और ये जो है वो 500 स्टॉक को टारगेट करता है। तो यहाँ पर रिटर्न लॉन्ग टर्म में बढ़ क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर 500 स्टॉक को टारगेट किया गया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में, जिसमें स्मॉल कैप के ज़्यादा स्टॉक के शामिल होने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रहेगी, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में इनका जो रिटर्न है वो 2% से बढ़ जाता है। वहीं पर वॉलेटिलिटी की बात करें तो चूंकि इनका जो रीबैलेंसिंग है वो हर 6 महीने पर किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा वॉलेटाइल कम होगा ये निफ्टी अल्फा 50 से। पोर्टफोलियो ओवरलैप की अगर हम लोग बात करें तो पोर्टफोलियो ओवरलैप आप देख पा रहे होंगे इस समय दोनों के बीच में 44% का है। मतलब कि मोटा मोटी आधे स्टॉक्स वही हैं, दोनों इंडेक्स में कॉमन है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कोई खास फायदा नहीं होगा अगर आप दोनों में इन्वेस्ट करते हैं तो, ठीक है। अब ये जो ओवरलैपिंग है ये और ज़्यादा आपको देखने को मिलता अगर रीबैलेंसिंग का टाइम पीरियड दोनों का सेम होता, चूंकि निफ्टी अल्फा 50 वाला जो है वो हर 3 महीने में, हर क्वार्टर में रीबैलेंस किया जा रहा है, और जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 है वो सेमी एनुअली किया जा रहा है, यानी हर 6 महीने में किया जा रहा है। अगर दोनों या तो क्वार्टर में किए जाते हैं या तो दोनों सेमी एनुअली किए जाते हैं तो ये पोर्टफोलियो ओवरलैप जो है वो और ज़्यादा निकल करके आता, क्योंकि चूंकि जो निफ्टी अल्फा 50 है वो 3 महीने बाद उसको ऐसे स्टॉक जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसे स्टॉक जो परफॉर्म नहीं कर रहा है वो मोमेंटम वाले में 6 महीना कम से कम उनको वेट करना पड़ेगा जब अगले रीबैलेंसिंग का टाइम आएगा। अगर दोनों का रीबैलेंसिंग टाइम सेम रहता तो ये पोर्टफोलियो ओवरलैप और ज़्यादा होता, ठीक है। तो अगर हम लोग फाइनल डिसीजन की बात करें तो दोनों इंडेक्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना बहुत समझदारी की बात नहीं होगी। अगर आप दोनों में से एक को चुनना चाहें तो सब कुछ टेक्निकल डेटा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप हाई रिटर्न की बात करेंगे तो देखिए पास्ट डेटा जो होता है वो फ्यूचर की गारंटी नहीं देता है, और ये कोई भी रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई गई है। लेकिन जो पास्ट डेटा है वो हमारे पास कम से कम ये डेटा अवेलेबल जरूर कराता है कि किसने पिछले 15 साल 20 साल में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें तो नो डाउट निफ्टी अल्फा 50 को 2% मार्जिन से निफ्टी 500 मोमेंटम 50 जो है वो बीट कर देता है। लेकिन अगर कम टाइम पीरियड में देखेंगे तो निफ्टी अल्फा 50 जो है उसने बीट किया हुआ है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 को। तो दोनों में से जो भी फंड आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।